मेरा नाम सुमिता है और मेरी उम्र 18 साल है। रमेश ने सुमिता से बोला कि सुना है तेरा पापा तेरी शादी करने वाला है। सुमिता बोली पता नहीं, पर एक दिन माँ और पापा कुछ बात कर रहे थे और जब मैं पहुंची तो वो चुप हो गए। रमेश ने भोलेपन से जवाब दिया, हाँ, पर तुझे कुछ पता भी नहीं है कि तेरा मर्द कौन होने वाला है। सुमिता ने कहा, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुम तो ऊंची जाति वाले हो, इसलिए तुमसे शादी कर पाना तो मेरे कर्म में नहीं है। मन भर गया था रमेश का। उसके इस सवाल के बदले में कोई भी जवाब नहीं था रमेश के पास। बस उससे आगे बढ़कर सुमिता को चूम लिया था। रमेश की बाहों में अपने आप चिपकने लगी चली गई। रमेश बोला, सुमिता, तेरा बापू असल में तेरा सौदा कर रहा है। वह तुझे सोहन लाल, जो गांव के बाहर अंग्रेजी शराब का ठेका चलाता है और नाश्ता बेचता है, उसी को तुझे बेच रहा है पूरे 20,000 रुपये में। सुमिता ने बोली, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं पापा के घर हूँ, तो जहाँ वे काम के लिए भेजते हैं वहाँ मैं चली जाती हूँ। कल को जहाँ शादी कर दी वहीं चली जाऊँगी। पर यह शादी नहीं है। वे तो मुझे उस 50 साल के बूढ़े के हाथ पैसे लेकर बेच रहे हैं। सुमिता गुस्से में था। ठीक है, जब मेरा शादी सोहन लाल के साथ हो जाएगा तब मेरे ठेके पर आना, फ्री में दारू पिलाऊंगी तुझे। रमेश और सुमिता एक ही गांव में रहते और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यह बात है कि एक ऊंची जाति के लड़के को ऐसी लड़की से प्यार में बहुत परेशानियां आ सकती है। इससे वे दोनों अनजान नहीं थे और बिना अपने प्यार का नतीजा जाने के एक दूसरे के छिप कर मिलते रहते थे। फिर एक दिन सुमिता के पापा ने उसका और सोहन लाल का शादी करा दिया। यह कह लीजिए कि सुमिता को एक आदमी के हाथ बेच दिया। सोहन लाल की पहली बीवी मर चुकी थी, इसलिए उसे अपने दारू के धंधे में हाथ बटाने के लिए एक औरत चाहिए थी। सुमिता के पापा को पैसा चाहिए था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक दूसरे की समस्या का हल कर दिया था। अपनी शादी के दिन गांव के एक हिस्से से गांव के ही एक दूसरे के घर में गई थी सुमिता। न बैंड बाजा न बारात, बस सोहन लाल को चाय पानी जरूर करा दिया गया था और सोहन लाल ने पूरे 20,000 रुपये गिन कर दे दिए थे सुमिता के बापू को। रात हुई तो सुमिता ने खाना बनाया और दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। बिस्तर पर लेटते ही सोहन लाल सुमिता को वो सब करने लगा था और फिर पीठ घुमाकर भरने लगा, क्योंकि उसके शरीर को औरत की ज़रूरत सिर्फ अपने धंधे के लिए थी। किसी औरत को संतुष्ट कर पाने की ताकत नहीं थी उसमें। अगली सुबह से ही दुल्हन बनी सुमिता ने घर का सारा काम संभाल लिया और सोहन लाल के काम में उसका हाथ भी बटाने लगी। एक काम उम्र की लड़की अंग्रेजी दारू के ठेके पर बैठकर नाश्ता नमकीन बेचेगी तो दारू की बिक्री में इजाफा होना तो तय ही था। लोग दारू पीते, नमकीन खाते, सुमिता को देख देख कर हाहें भरते और गंदे मजाक करते हुए चले जाते। पर सोहन लाल को इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी। एक शाम ठेके पर रमेश आया। उसी समय सोहन लाल कहीं बाहर गया हुआ था। रमेश ने दारू मांगी, पर सुमिता बोली, तुम कब से दारू पीने लगे। रमेश ने बोला, जब से तुम जिंदगी से दूर चली गई हो। सुमिता के बुलाने पर रमेश अंदर बैठकर दारू पीने लगा। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अंदर दो जवान प्रेमी के दिल तेजी से धड़क रहे थे। रमेश ने सुमिता का हाथ पकड़ लिया और सुमिता ने भी बिना कोई विरोध किए रमेश को सौंप दिया। दोनों के मन तो पहले से एक थे,
आज तन भी एक हो जाए। सोहनलाल का कम दुगना फायदा दे रहा था। अब तो वह देर शाम को आता था तो पैसे की एक थैली उसके हाथ में होती, जिनको कई बार वह गिन कर ही अलमारी में रखता था। रमेश के मन ही सुमिता के लिए प्यार की आग और भी भड़क उठी थी। उसे लगने लगा था कि अब वह सुमिता के बिना नहीं रह सकेगा। उधर सुमिता भी ठेके पर लोगों के गलत बर्ताव से दुखी हो चुकी थी। सुमिता ने कई बार सोहनलाल से शिकायत भी की थी। मैं काम से नहीं माना करती, पर यहाँ लोग दारू पीने के बाद तुझसे छेड़छाड़ करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर सोहनलाल ने उसे जवाब दिया, इसी के लिए तुझसे शादी किया हूँ कि मेरे काम में एक औरत होने से और रौनक आए, और निचली जाति से पैदा होने के बाद इतने नखरे मत झाड़ा करो। कभी कभार कोई भी बोल भी दे तो मुंह बनाने की बजाय मुस्कुरा दिया कर। सुनीता ने चुपचाप सोहनलाल की बात सुन ली और अपने काम में लग गई। दोनों की शादी के 8 महीने बीत गए थे। एक सुबह जैसे ही सोहनलाल सो कर उठा तो सुनीता ने तबीयत खराब होने की बात बताई। पहले तो सोहनलाल ने ऐसे ही टहलाने की कोशिश की, पर जब सुनीता को उल्टियाँ होने लगी तो वह उसे गांव के अस्पताल में ले गए। अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे बताया कि सुनीता मां बनने वाली है, तो यह बात सुनकर वह शस्त्र रह गए। यह बच्चा किसका है? घर आते समय सोहनलाल ने पूछा। पहले तो सुनीता खामोश रही, पर जब उसे लगा कि सोहनलाल ने सच छिपाने से क्या फ़ायदा, इसलिए उससे रमेश और अपने संबंध के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। रात में खूब दारू पीने के बाद सोहनलाल ने सुनीता को बहुत पीटा और जी भर कर गालियाँ दी। उसकी गालियाँ और मार खाकर सुनीता के मन में जीने की कोई इच्छा न रही। वह घर से भाग गई और शायद खुदकुशी कर ही ली थी अगर उसे रमेश ने सही समय पर नहीं बचाया होता। सारा हाल जानने के बाद रमेश ने फैसला लिया कि अब वह सुनीता को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों शहर में जाकर रहेंगे। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, वह सुनीता को नहीं छोड़ेगा। रमेश अपने घर से पैसे और दूसरा जरूरी सामान लाने सुनीता का हाथ पकड़कर चल दिया। उधर जब सुनीता के में नहीं मिली तो सोहनलाल समझ गया कि सुनीता भाग गई। वह सीधा रमेश के पापा के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा कि भोले भाले रमेश को उसी की पत्नी सुनीता ने डोरे डालकर फंसा लिया है, और अब वह पैसे के लालच में रमेश के साथ कहीं भाग सकती है। रमेश के पिताजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वे क्षत्रिय थे, भला किसी निचली जाति वाली लड़की उसके लड़के पर कैसे डोरे डाल सकती है? क्या रमेश की माती मारी गई है जो उस लड़की के साथ रिश्ता बना रहा है? ऐसा सोचकर उन्होंने अपने आदमियों को तुरंत रमेश को खोज कर लाने को कहा। तभी सामने से रमेश आता दिखाई दिया। रमेश ने बड़ी हिम्मत से सुनीता का हाथ पकड़ा हुआ था। सोहनलाल अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखकर चीख पड़ा था। देखिए साहब, यह रही डायन, आपके लड़कों को फंसाया हुआ है। सोहनलाल के शब्द सुनकर रमेश के पापा की आंखें गुस्से से हदक उठी। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने रमेश को तुरंत पकड़कर अंदर कमरे में बंद कर दिया। रमेश ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर उन मुसंडों की ताकत के आगे वह अकेला था और छूट नहीं पाता। तब तक रमेश के घर के आगे गांव के काफ़ी लोग भी जमा हो गए थे। रमेश के पिताजी ऊंची आवाज़ में बोले, गांव वालों, आज एक और शरीर को हमें डायन के आतंक से मुक्ति दिलानी होगी। यह डायन हमारे लड़के को भी खाने वाली थी और धीरे धीरे सारे गांव को ही अपना निवाला बना लेती। इसलिए इसे इतना मारो कि इसकी आत्मा अभी
इस शरीर को त्याग कर परलोक सिधार जाए। ऐसे मौका पर गांव वालों के पास ना तो पत्थर की कमी होती है और ना ही ताकत की। गांव वालों ने इससे पहले भी कई बार कई औरतों को डायन के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे पत्थर उठाकर मारना शुरू किए और कुछ ही देर में सुनीता की आत्मा उससे शरीर को त्याग चुकी थी और उसकी लाश गांव वालों के सामने पड़ी हुई थी। गांव वालों ने एक ऐसी लड़की को मौज प्रदान कर दिया था और उसके बाद रमेश को पता चला कि सुनीता मर चुकी तो रमेश ने भी आत्महत्या कर लिया।